हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ कि हम कैसे न्यूज़पेपर को स्टैटिस्टिक्स के साथ लिंक करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन का जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हम अपने अध्ययन अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। सी एस सेंटर दिल्ली की जो इस्टेब्लिश करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था मेरा, जो अभी तक ये पढ़ने और पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, जहाँ पे मैंने लैक देखने को मिला, जहाँ लैक ऑफ द इंटीग्रिटी या फिर कनेक्शन या फिर एक तरह से बोल सकते कनेक्टिविटी विद करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ। कोई भी इंस्टीट्यूट का मैंने इस हिसाब से नहीं देखा, कोई टीचर या फिर कोई इंस्टीट्यूट इस तरह से, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाते हो या फिर ऑनलाइन फिजिकल क्लास लेते हो, किसी ने भी इस तरह के इनिशिएटिव लेने से पता नहीं क्यों उनको इतराज़ था। और जहाँ तक मेरा मानना है या फिर जो मैं सोचता हूँ कि उसके पीछे जो मेजर रीज़न रहा होगा, दो रीज़न रही होगी। जैसे मान लीजिए कि लोग पढ़ाना शुरू कर दिए तो उनको टाइम नहीं मिलता कि भाई वो करंट अफेयर्स को भी अपडेट करते चले, क्योंकि जो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे 1.5 घंटे अलग से टाइम होना चाहिए, 1 घंटे नोट्स बनाने के लिए होना चाहिए, मतलब लगभग टू एंड हाफ आवर्स कम से कम आपको ज़रूरत होती है। उतने में टीचर तो एक बैच पढ़ा करके निकल जाएगा, क्यों? जो कि उसको जो कि अपना टाइम वेस्ट करेगा। पॉपुलर है, चल रही है सिस्टम और चलने दीजिए। दूसरी चीज़, जो नए लोग हैं, जो नए यूट्यूबर की तरह लोग काम कर रहे हैं, उनका ये है कि भैया चलो करंट अफेयर्स में पढ़ा दो, तो उनको ये कैपेबिलिटी नहीं है कि जाके स्टैटिस्टिक्स पार्ट को जो कि पढ़ें और फिर उसको ला करके कवर कनेक्ट करें, ऐसी ये कैपेबिलिटी नहीं। और दोनों लोग, चाहे टीचर नया हो या फिर पुराना या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे तीनों मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तीनों सिनेरियो में अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी राजी नहीं है कि आपको होलिस्टिक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँ, तीन तीन डायग्राम बना रहा हूँ। एक डायग्राम जैसे मान लीजिए ओल्ड टीचर की मैं बना रहा हूँ ब्लैक कलर से, ठीक है। ओल्ड टीचर जो होते हैं, ठीक है, एक टीचर हो गया। और दूसरा हो गया न्यू एडुकेटर, न्यू एडुकेटर सर, राइट। और तीसरा जो होते हैं आपका बता सकते हो, जो इस समय यूट्यूबर के रूप में काम करते हैं, ठीक है, वाई यूट्यूबर। अब आप कहेंगे सर दोनों तो एक ही है, बिल्कुल सही है, एक है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं। मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ क्या है इन लोगों के पढ़ने पढ़ाने। ओल्ड टीचर है, पॉपुलर है बहुत, ठीक है, पॉपुलर है, और उसको स्टैटिस्टिक्स का अच्छा खासा नॉलेज है। बस ये दिन में चार चार लेक्चर लेता है, 2 से ढाई घंटे का, 10 घंटे खत्म हो जाता है। तो इसको टाइम नहीं मिलता, क्यों? टाइम तो मिल जाता है, बट ये नहीं चाहता कि मैं आपके आकर के इसको लिंक करने की कोशिश करूं। बहुत हल्का फुल्का करता है, फिर उसके बाद वो ऊपर ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि पॉपुलर है, उसको इसका डर नहीं है कि हम क्वालिटी देंगे या नहीं देंगे, बच्चे आएंगे ही आएंगे। ये जो न्यू एडुकेटर हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इनको क्या है कि ये जनरली इस तरह से बात करते हैं, या फिर करंट अफेयर्स उठा लेंगे ओनली, ठीक है, ये करंट अफेयर्स उठा लेंगे, या फिर कोई कोई जो है कि ओनली केवल स्टैटिक्स पार्ट जोड़ लेंगे। अब दिक्कत क्या आती, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, चलिए एक अलग है, स्टैटिक्स का ये अलग है, इनको अलग से मेहनत करना नहीं चाहते। और जो एक यूट्यूबर की तरह हैं लोग, अब ऐसा है कि सो के उठे, कोई भी न्यूज आई, ठीक है, न्यूज आई, अब उसको जो है कि एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह बनाए, अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। तो आप देखिए उसमें क्या है, उनको ये नहीं चीज़ है कि मैं क्वालिटी क्वांटिटी क्या दे रहा हूँ, बस इतना ही है, नंबर्स ऑफ जो व्यूज हमारे बढ़ रहे हैं, बस इट्स ओके, ठीक है। और थंबलिन अब फोटो ऊपर से लगा दिए कि फलाने ने ऐसा कहा, उसकी जो कि ऐसी हालत हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस समय है हमास गाजा इंडिया को लेकर के, तो इंडिया ने अपने आप को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में से वोट देने से जो कि मना कर दिया, और उसमें जो है कि हमास के लोग जो कि डरे हुए हैं। तो ऐसा कुछ मतलब भड़काऊं या फिर उस तरह के एक्साइटमेंट करने वाला, मतलब कोई इस तरह के नहीं कि वायलेशन कुछ है, नहीं, बस एक थोड़ा सा कहते हैं मिर्च मसाला लगा करके दे देना। तो सभी लोग इसी को है कि भैया इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, लेकिन रियलिटी क्या है, क्यों इंडिया अपना स्टैंड ऐसा लिया, क्या रियल ग्राउंड था, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिया का। अगर इंडिया हमास के खिलाफ अगर वोट देता है, या फिर यूनाइटेड जनरल असेंबली में जो रिजोल्यूशन आया था उसमें वोटिंग नहीं देता है, अपने आप को अलग कर ले, तो इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इजराइल के साथ किस तरह के रिलेशन बनेगा। और दूसरी तरफ जब अगर हमास की जो गाजा पे अटैक हो रहा है इजराइल का,
उस पे अपने आप को अलग कर लिया और जो कि अटैक को जो है कि जस्टिफाई कर रहा है, तो पैलेस्टाइन के साथ इंडिया का किस तरह का रिलेशन बन के निकलेगा। यहाँ पे पैलेस्टाइन मतलब फिलीपींस या आप लोग जो बोलते हैं वो हमें नहीं पता, बस पैलेस्टाइन इज इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। और एक वर्ड आज मैं और यूज करूंगा, ठीक है, लेबनान। लेबनान भी जो कि इजराइल से लगता हुआ एक कोस्टल एरिया है मेडिटेरियन का। क्यों यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहाँ की एक है हिजाबुद्दीन जो कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये भी जो कि हमास का सपोर्टर है और इजराइल के साथ कई बार जो कि युद्ध लड़ चुका है। तो इस वजह से ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैपिंग की क्लास में मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को इनका लोकेशन कहाँ पे है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर बात करें यहाँ पे जो हमारा कह रहे हैं ना कि सी एस सेंटर दिल्ली का जो हम पढ़ा के, और जो मैं पढ़ाता हूँ या फिर जो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मेरा मेरा यही ऑब्जेक्टिव होता है। दिन में 2 ही लेक्चर लो, बट ठीक है, बट उनको आप करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिस्टिक्स के साथ जो कि लिंक्स करके तभी पढ़िए, तभी आपको जो कि मज़ा आएगा पढ़ने का। जैसे मान लीजिए अभी इस समय आया हुआ है जो क्लाउड सीडिंग, ठीक है, क्लाउड सीडिंग के बारे में है। तो आप जनरली आप बात इतने ही करके निकल जाइए, लेकिन इससे आगे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि अभी क्लाउड सीडिंग तो स्टैटिक्स बात है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी जो सोलापुर एरिया में इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की बात की जा रही है। अगर कहते हैं कि अगर इंडिजिनस टेक्निक हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो वाटर की कैपेसिटी है या फिर वाटर की एफिशिएंसी है 18 से 20% जो कि और बढ़ जाएगी। तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है कैसे कर रहे हैं। तो बस हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम अपडेट रहें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन को ला करके कवर करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं ज़्यादा डायमेंशन लाता हूँ, थोड़ा सा अपने लेक्चर को और कॉम्प्रिहेंसिव और जो है कि लार्ज लेवल पर बनाने की कोशिश करता, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको लगे कि ये क्या पढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप पेशेंस रख के उस चीज़ को सुनेंगे और कंटिन्यू लेक्चर को सुनेंगे मेरे, तभी आप लिंक्स कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप बीच बीच में आए फिर चले गए आए चले गए, तो उसमें क्या है कि मैं अभी एक लिंक्स आज जोड़ रहा हूँ, हो सकता है कि इसी लिंक्स में कल का एक लेक्चर ला कर करूँ, लेकिन आज का जो है कि मैं ना बताऊँ, क्योंकि क्योंकि मैंने आज तो बता रखा है, कल तो आगे और बढ़ाएंगे ना उस चीज़ को। पता चले एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे टीचर है जो कि एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। बच्चे का है, बच्चे को मज़ा भी आता है कि चलो अच्छा हम तो सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं, लेकिन नहीं, बच्चे को तब तकलीफ होनी चाहिए जैसे मान लीजिए कि कोई नई चीज़ डाल रहे हो। जब नई नई चीज़ जाएगी तो बच्चे को भी थोड़ा सा ऑड लगेगा, तकलीफ होगी समझने और पढ़ने में। तो अब बच्चा या तो छोड़ सकता है या फिर मेहनत करके उसको जो कि समझ सकता है। जब नई चीज़ आप समझेंगे, नई टीचर से पढ़ेंगे, नए एकदम स्टाइल या फिर तरीके से, तो थोड़ा सा तकलीफ होगी आपको, बट वो तकलीफ आपके लिए जायज़ है। अगर आपको देखिए मान लीजिए कि मलेरिया डेंगू जो भी हो रहा है, पपीते का जो कि आप पत्ते को लोग पीस करके पीते, बहुत लोग नहीं पी पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कड़वा होता है, ठीक है, एलॉय होता है, ठीक है, गिलोय होता है एक ना, जो कि बाबा रामदेव का होता है, मतलब बुखार के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी कड़वी होती हैं कि वो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी होती हैं, इस वजह से यूज करना चाहिए, राइट। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर पे, डिस्कस करेंगे कि क्या रियल में हमारा आज का आर्टिकल है जिसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत अपने आप को जो है कि वहाँ से हटाया, वोट नहीं दिया, कहा नहीं हम जो है कि इसको समर्थन नहीं करते हैं। और इसमें जो रिजोल्यूशन आया हुआ कुछ चीज़ें जो है कि स्पेसिफाई नहीं की गई हैं, इस वजह से अगर गाजा पे पीस के लिए, ठीक है, गाजा जो एरिया है वहाँ पे पीस के लिए, शांति के लिए रिजोल्यूशन आया था यूनाइटेड जनरल असेंबली में कि आप शांति लाइए, तो इंडिया ने इसमें अपने आप को पीछे हटा लिया। तो आपके पहले बात ये क्लियर होना चाहिए कि क्या भारत वहाँ पे शांति नहीं चाहता? बिल्कुल चाहता है। तो क्यों वोट नहीं दिया? इसलिए वोट नहीं दिया कि जिन्होंने वहाँ पे आतंक शुरू किया, जो हमास लोग हैं, वो एक तरह के आतंकवादी ग्रुप है। और इंडिया का स्टैंड आतंकवाद के लिए एकदम क्लियर कट है, आज से नहीं। इंडिया जब आज़ाद हुआ तभी से इंडिया आतंकवाद का से जो पीड़ित रहा है, और उसका जो क्लियर स्टैंड रहा है कि जो भी टेरर ग्रुप होते हैं, मानवता के खिलाफ होते हैं, उनका कोई धर्म जाति क्षेत्र नहीं होता। और उसी तरह जो हमास ने इजराइल के लोगों पे अटैक किया, और उसके काउंटर में इजराइल ने जो अटैक किया,
इजराइल ने जो हमास के ऊपर अटैक किया, तो इंडिया इसको जस्टिफाई भी नहीं करता है कि इजराइल जो कि सही कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा है कि जो हमास के या फिर जो गाजा पे इजराइल अटैक करा उसको रोका जाए। तो अब आप कहेंगे कि वास्तव में क्या इंडिया कन्फ्यूज है? लेकिन नहीं, इंडिया कन्फ्यूज नहीं है। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि उस पर स्टैंड लेना चाहिए मानवता के आधार पे। लेकिन जो इजराइल अटैक कर रहा है गाजा पे, वहां पे गाजा के लोगों पे अटैक नहीं कर रहा, वहां पे जो हमास लोगों का सेटलमेंट है वहां पे अटैक कर रहा। तो इंडिया मानवता के साथ है बट आतंकवाद के खिलाफ है। तो इसी आधार पे भारत ने कहा कि हम किसी भी तरह का जो आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आप इस पे जो है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या इंडिया वास्तव में किस तरफ है? इंडिया अपना स्टैंड क्लियर किया है, वो टू नेशन सोल्यूशन के साथ है। टू नेशन सोल्यूशन का मतलब पैलेस्टाइन, ठीक है, और इजराइल। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वास्तव में इंडिया इसको कैसे बैलेंस करेगा। इंडिया के साफ रास्ता है, कोई भी देश हो अगर वो मानवता के खिलाफ जाता तो भारत उसका विरोध करता है, उसके साथ नहीं होता है। और आज पैलेस्टाइन के लोग नहीं जो कि इजराइल पे अटैक किए हैं, पैलेस्टाइन में एक ग्रुप जो हमास रहा है वो जो है कि इजराइल पे अटैक किया। तो जो इजराइल अब जो काउंटर अटैक कर रहा है तो पैलेस्टाइनियन गाजा लोगों पे नहीं कर रहा है, वो जो है कि हमास के लोगों पे कर रहा है। बात समझ रहे हैं? और उसी के साथ एक और जो है कि आग में घी डालने का काम हिजाबुद्दीन ने किया है, ठीक है, हिजबुल्ला जिसको कहते हैं हिजबुल्ला। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक सेकेंड मैं कर लेता हूँ, ठीक है, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला, ठीक है। अब आपके दिमाग में है कि अब ये हिजबुल्ला क्या है? देखिए ये एक शिया मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, शिया मुस्लिम कम्युनिटी है। कहाँ पे? लेबनान पे, लेबनान। वास्तव में अब लेबनान कहाँ पे है इसको मैपिंग तक इंतजार करना पड़ेगा, बट इतना जरूर कहूँगा जहाँ इजराइल का लोकेशन आप देख रहे हो उसी के नॉर्थ पार्ट में छोटा सा एक कंट्री है, जो आप कह सकते हैं कि ये मेडिटेरियन सी से इसकी बॉर्डर लगती है और टर्की से बॉर्डर लगती है। तो आपके दिमाग में ये हिजबुल्ला हमास, तो आप देखिए यूपीएससी किस तरह से सवाल यहाँ पे क्रिएट करेगी। वो कहेगी फॉलोइंग द मैच, कहेगी हमास लोग गाजा फलस्तीन से बिलोंग करते हैं या फिर इजराइल से या फिर अदर किसी कंट्री के पार्ट से। उसके बाद हिजबुल्ला के बारे में पूछ देगी, ये भी इजराइल का एक जो है कि मिलिटेंट या फिर आतंकवादी कम्युनिटी है। नहीं, जो हमास लोग हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, जो हमास लोग हैं, एक सेकंड मैं ओपन कर लेता हूँ। हमास, जो हमास लोग हैं आपका गाजा, गाजा फलस्तीन, ठीक है, फलस्तीन से हैं। और जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला लोग हैं ये लेबनान, लेबनान से जो कि बिलोंग करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाए। और लेबनान आपका अगर लोकेशन देखेंगे तो जो इजराइल का लोकेशन है उसी के नॉर्थ ऊपर साइड में एक छोटा सा एरिया पड़ता है, उसी को लेबनान करते हैं, जो आपका मेडिटेरियन सी से जो कि बॉर्डर लगता है और टर्की सीरिया से भी इनका बॉर्डर लगता है। इधर क्लियर? तो इतना क्लियर हो गया इंडिया क्यों किया, क्योंकि आतंकवाद को कोई जाति धर्म नहीं होता है। हम फलस्तीनियन के लोगों के साथ हैं और हमास के खिलाफ है, क्योंकि ये एक तरह के मानवता के खिलाफ। और दूसरी एक चीज़ इसी में भी आती है, जो हमास के एक्स चीफ रहे हैं वहाँ के, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडिया केरला में ये वीडियो कॉन्फ्रेंस किए थे। तो आप समझिए इंडिया के लिए भी चिंता की बात है। और इंडिया की इंटेलिजेंस इस समय अपने आँख नाक कान सब एकदम चौकन्ना करके बैठी हुई है, किसी भी तरह का अनहोनी ना हो पाए, क्योंकि इंडिया इस तरह का स्टैंड ले रहा है तो किसी का दिमाग का क्या भरोसा, बट किसी की दाल नहीं गलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, मैपिंग में इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और भी है, कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपने ग्राउंड वार को जो है कि और एक्सपेंड किया है और हमास को हो सकता है आने वाले समय में मिटा दिया जाए। तो अब ये तो समय की बात है कि कितना कौन किसको मिटाएगा, इसमें अभी कहा नहीं जा सकता।
देखिए 7.5% डिप इन एक्टिव वर्क फोर्स अंडर मनरेगा। एक स्टडी हुई है जिसमें ये कहा रहा है, जो स्टडी कंडक्ट करवाई गई है, ये लिव टेक इंडिया के द्वारा करवाया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने स्टडी किया और कहा है कि मनरेगा के तहत जो काम किया जाता है उसमें 7.5% वर्क फोर्स में कमी हुई। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे क्या चीज, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मनरेगा के बारे में, एमजी नरेगा। पहली बात तो एमजी नरेगा, नरेगा है। अब देखिए अगर यहाँ पे आप आसानी भाषा में समझने की कोशिश करें तो पहली बात तो हो सकता है कि किसी भी एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पहली बात पूछ दे, ठीक है। तो देखिए ये 2005 में 2005 में लाया गया था बाई एक्ट। कौन सा एक्ट था? नरेगा, ठीक है। नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया, तब नरेगा ही था। लेकिन 2005 के एक्ट को 2010 में अमेंडमेंट किया गया और इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया जिसको कहते हैं एमजी, और ये नरेगा अब क्या बन गया? एमजी नरेगा, ठीक है। एमजी नरेगा बन गया। अब नरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में हम जान ले। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए पहली बात तो डिमांड को मेंटेन रखना होता है। डिमांड का मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट देना। कितना एम्प्लॉयमेंट देना? हर अडल्ट को चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, और अगर वो 18 साल से प्लस का है एज तो उसको आप रोजगार दीजिए। सबको जो है कि पहली बात इक्वल वेजेस जो है कि मिलेंगे, जो तनख्वाह होती है सबको। जैसे कोई चाहे 20 साल का हो या फिर 45 साल का हो, सबको मिलेगा। या फिर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, सबको अगर 500 रुपये पर डे का मिला तो सबको मिलेगा। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती एंड रूरल डेवलपमेंट जो है कि इसको जो कि हैंडल करती है, रेगुलेट करती है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो प्रधान होते हैं, एक सेकेंड, जो ग्राम प्रधान होते हैं, एक सेकेंड, प्रधान सरपंच जो होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इसको जो है कि इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें अब इसके बाद ये भी है कि 365 या जो 64 दिन होता है, इनमें कम से कम 100 डेज जो है कि एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। के बाद अगर इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, ये रजिस्टर्ड कर लिए हैं, जॉब की बात कर रहे हैं प्रधान से, अगर नहीं किए, जॉब नहीं प्रोवाइड करा, तब भी इनको एम्प्लॉयमेंट का जो कि वेजेस देना पड़ेगा। किसको? प्रधान को देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी प्रधान अपनी तनख्वाह देंगे, जो मनरेगा फंड्स है उसी में से देंगे। तो इसलिए प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किसी भी हालत में ये रोजगार प्रोवाइड करवाएं। तो रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए एमजी नरेगा, तो एमजी नरेगा में जनरली देखिए आपको कोई कुआं खुदवाना है, नाली बनवाना है, नहर बनवाना है, रोड बनवाना है, या फिर स्कूल जैसी कुछ चीज़ें ज़रूरतमंद हो रूरल एरिया पे, उसको मनरेगा के तहत आप इंक्लूड कर सकते हो। और इसके बाद लास्ट में हम एमजी नरेगा का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा, एमजी नरेगा। पहली बात तो एमजी से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 2005। अब आप यहाँ से सवाल कितने, पहली बात, क्या वुमेन और मेल दोनों काम कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? प्रधान पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करता है। पास कब किया गया? 2005 में। एमजी महात्मा गांधी कब जोड़ा गया? 2010 में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूरल एरिया पे लोगों को जो है कि डिमांड प्रोवाइड करवाना होता है।
डिमांड प्रोवाइड का मतलब ये है, ये एक तरह से लोगों को पैसा देना काम करवा के, जिससे वो अपनी बेसिक चीज़ें फुलफिल कर सकें। देखिए ये डॉक्टर मनमोहन सर जब थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट टाइम मतलब उनका एक एक्सपर्टीज रही है इकोनॉमिक्स में, रूरल इकोनॉमिक को लेकर के, और उनको ये चीज़ था कि इकोनॉमिक को रन करना है तो मार्केट में मांग या डिमांड को जो है कि बनाए रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव से लाया गया था। अदरवाइज 2004 से लेकर 14 के बीच में जितनी भी योजनाएं चलाई गई थी, यूपीए 1 एंड यूपीए 2 के द्वारा सारी योजनाओं को डिसकंटिन्यू फिर या फिर उसका नाम जो है कि बदल दिया गया। बट मनरेगा एक ऐसी योजना है जो अभी कंटिन्यू चल रही है और एक तरह की वाटरमार्क, एक मिसाल के रूप में काम कर रही है ये। राइट, तो हमने मनरेगा के बारे में डिस्कस किया कि रियल में मनरेगा का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये हो भी गया। स्टडी के हिसाब से बताया गया था। देखिए यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये जो है कि इसके लिए काम करती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल में। यहाँ पे देखिए दिल्ली में एयर क्वालिटी को लेकर के जो कि इसमें फिर से अफड़ा तफड़ी मर गई। देखिए होता क्या है, दिल्ली हो गई, हरियाणा हो गया, एनसीआर रीजन, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उस एरिया में देखा जाता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा जो है कि विंटर जैसे आता है पोल्यूशन देखने को मिलता है। और पोल्यूशन के पीछे देखिए 2 से 3 मेजर रीजन होते हैं, उनको आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पहली अगर मैं बात करूं कि रीजन जो होते हैं, दिल्ली पोल्यूशन, ठीक है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन की बात, तो देखिए पहली बात तो इसका लोकेशन बहुत मायने करता है। दूसरी चीज़ होती है इसका, आप बोल सकते हो विंड्स का जो डायरेक्शन होता है, जो हवा होती है उसकी, ठीक है, डायरेक्शन, उसकी दिशा होती है। तीसरा जो पंजाब होता है या हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये जो फार्मर होते हैं जो पेडी की कल्टीवेशन करते हैं, और कल्टीवेशन में जब उनका वेस्ट जिसको पुआल करते हैं तो उसको जला देते हैं, ठीक है, जला देना होता है और इस वजह से हो जाता है। चौथा अगर मैं बात करूं, जैसे दिवाली पे क्या होता है, जो लोग पटाखे पटाखे होते हैं जो क्रैकर बोलते हैं, ठीक है, क्रैकर फोड़ते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से होती है। पांचवा जो होता है जो कॉमर्शियल व्हीकल जो होते हैं, इस वजह से भी होती है। और छठा जो होता है कंस्ट्रक्शन होता है इस वजह। और दीपावली के समय जो होता है लोग अपने घर को रेनोवेशन करवाते हैं, इस वजह से भी देखने को मिलता है। उसके बाद सातवां अगर मैं यहाँ पे रीजन और बताऊं, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी, ठीक है, जो पॉपुलेशन की सघनता वहाँ पे जो जनसंख्या है उसकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2021 का अगर सेंसस हुआ होता है, जनगणना, तो आपको एक डाटा मिलता है कि मुंबई की जगह अब दिल्ली सबसे जो कि डेंस पॉपुलेटेड जो कि मेगा सिटी के रूप में निकल करके आई है। तो अभी सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान के हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दिल्ली जो है कि सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी के रूप में हो गई। अगर और आगे हम बात करें तो और जो कि आप 4-5 लोकेशन आप मार्क कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 8वें की बात करें तो जो व्हीकल होती हैं, नंबर्स ऑफ जो व्हीकल हैं, ठीक है, तो इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में आएगा चलिए ठीक है, ये तो प्रॉब्लम बता दिए, अब क्या किया जाए, इन प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। प्रॉब्लम था, अब इसका सलूशन क्या निकाला जाए। तो मित्रों देखिए, अगर आप एक एक्सपीरियंस टीचर या फिर कोई सीनियर बढ़िया मिलता है तो आपको ट्रिक बताता है, आप 200 वर्ड्स 50 वर्ड में ही लिख सकते हैं। राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखिए सलूशन की बात करें, मैं कह रहा हूँ कि इसका लोकेशन तो बदला नहीं जा सकता, विंड्स का डायरेक्शन भी बदला जा सकता है प्रेशर क्रिएट करके। राइट, और जितने यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं 8, उसका जो है कि वाइस वर्सा उसको उलट के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप अपने नोट्स में इतना बनाइए और उसके बाद
जो है कि आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी है, अगर सोल्यूशन देते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसको, तो ये आपका दिल्ली के पोल्यूशन को जो इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर आप दिल्ली में हैं तो ज़्यादा दो की दिक्कत होती है पोल्यूशन दिल्ली वालों के लेकर के। अब हम आगे आते हैं कि आगे क्या है जो कि इम्पोर्टेंट हम जो कि डिस्कस कर सकते हैं। एक सेकेंड हमें टाइम दीजिए। अब यहाँ स्टेबल बर्निंग, हाँ, जो हमने कहा ना स्टेबल बर्निंग, जैसे मैंने कहा पंजाब हरियाणा, सॉरी एक मिनट, थैंक यू। अब देखिए हमने कहा ना कि जो दिल्ली में पोल्यूशन के पीछे रीजन है, वो मेजर एक रीजन में से एक ये भी है कि जो पंजाब हरियाणा उत्तर वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्टेबल बर्निंग का मतलब वही हो गया, जो धान का वेस्ट बचा होता पुआल होता है उसको किसान जला देते हैं, और इस वजह से जलाते हैं कि जल्दी से जल जाएगा तो हम राबी सीजन की क्रॉप्स को अच्छे से कर पाएंगे। इधर क्लियर। तो इस हिसाब से अभी देखा जा रहा है कि इनकी जो है कि जलाने की क्षमता जो है कि अब क्षमता क्या, अब ये समझदार हो रहे हैं और इसको कम कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि इस हिसाब से जलाते हैं। जैसे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो जलाते हैं लोग, ठीक है, तो इसमें जो कि कमी आई है 2022 20 21 22 में लेकर के। फिर हरियाणा के लोग जलाते हैं, फिर उसके बाद जो कि उत्तर प्रदेश के लोग जलाते हैं। उसके बाद सितंबर 15 से लेकर 2000 मतलब 23 और 22 और 23 की बात करते हैं, इसमें भी ठीक ठाक जो कि कमी देखने को मिली है। कहने का मतलब ये है कि हम जो इनिशिएटिव लिए थे कि भाई इसको कम किया जाए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की, तो इन लोगों ने अच्छे काम किए हैं। इसकी जो है कि जलाने की जो संख्या थी ये कहीं ना कहीं कम हुई है। अब हम आगे आते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस समय जो है कि इलेक्शन चल रहा है, तो इस वजह से जो है कि काफ़ी जो कि अदला पतले मची हुई, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ जो होता है ये आपका जो है कि अ, चुनाव प्रचार से रिलेटेड है। तो इस वजह से आप घबराइए मत, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसको फिल्टर हम कर लेते हैं। अभी देखिए हमने कहा ना, हमास के एक्स जो चीफ थे उन्होंने अभी केरला में जो है कि एक ऑनलाइन स्पीच जो कि सेट किया है, तो इस वजह से जो इंटेलिजेंस और भी हरकत में आ गई हैं। आगे देखते हैं। अभी देखिए पार्लियामेंट कमिटी ऑफ द एथिक्स पैनल, ठीक है, तो यहाँ पे इनको एलिगेशन जो कैश फॉर क्वेरी के लिए गया था, और पैनल ने 2 नवंबर तक इनको टाइम दिया है कि आप जो है कि इसमें आप हाजिर होइए। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो केस चल रहा था इसको लेकर के अब जो है कि 5 जजेस, या फिर बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास इस केस को जो है कि भेज दिया गया है। कौन सा केस है? इलेक्टोरल बॉन्ड। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? पहला बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है वो क्या होता है, दूसरी इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, दो इशू है यहाँ पे। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गए, और दूसरा जो इशू है यहाँ पे आपका इलेक्टोरल बॉन्ड, जो चुनाव बॉन्ड करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर केस है उसमें 5 या 5 से ज़्यादा अगर जज सुनते हैं किसी केस को, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, या फिर अगर वो 5 से कम 4 या फिर जनरली 3 अगर होते हैं तो उनको अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल केस के रूप में देखा जाता। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आया हुआ था इनके पास केस कि भाई आप इसको देखिए, ये जो है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनको जो कि फंड्स वगैरह जो दिया जाता है उसको ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि जो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था उसमें ये जो कि ट्रांसपेरेंसी कहीं नज़र नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया भैया इसको जांचिए। तो अब आपके दिमाग में आएगा भैया ऐसा क्या हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब बताते हैं, सपोज करिए एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है अमन, अमन नाम का है बिजनेसमैन है,
ये चाहता है किसी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, पहली बात तो SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा और ये कहेगा ऐसा है कि 2 लाख का, ठीक है, हमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड दे दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होगा, ना अमन का लिखा होगा और ना ही किस पॉलिटिकल पार्टी को देना है इस पे लिखा। जैसे मान लिया आप पार्ले बिस्किट लेने गए दुकान पे, तो दुकान वाले से कहें भैया ये 5 रुपये लीजिए, हमें एक पार्ले बिस्किट दे दीजिए। तो उसमें क्या है, ना तो ये पूछा कि आप ले रहे हैं तो ये किसके लिए आप कौन हैं, अपना नाम बताइए, ये भी नहीं पूछा। लेकिन ये भी नहीं पूछा इसका आप यूज क्या करेंगे। तो ऐसे ही समझिए कि आप पार्ले बिस्किट को इलेक्ट्रल बॉन्ड समझ लीजिए। आप गए, पैसे दिए 5 रुपये और 5 रुपये का बिस्किट लाएं, उसको चाहे आप डॉगी को खिलाइए या फिर किसी फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब अमन गया SBI के पास, 2 लाख का जो कि SBI से इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया, SBI ने नहीं पूछा भैया आप कौन हो, बस पैसे लिया और इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिया। अब अमन क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और उसके बाद सीधा किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो देना था उसके पास गया, कहा सर ये हमारी तरफ से एक भेंट है। पॉलिटिकल पार्टी भी खुश और अमन भी खुश। अब किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो आपके दिमाग में आएगा तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को कैसे पॉलिटिकल पार्टी कैश में बदलवाएंगे। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, फिर पॉलिटिकल पार्टी SBI में जाएंगे, भैया देखिए ये नंबर का हमारे पास 2 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, आप जो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ले लीजिए और हमें 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जैसे आप चेक होता है फाड़ के देते हैं, लेकिन उसमें नाम गाम सब पता होता है। सपोज करिए नाम एड्रेस कुछ ना, चेक फाड़ करके दिए किसी अपने फ्रेंड को, भैया जाओ, तो ये जाएगा बैंक अपने अकाउंट में सबमिट करेगा, ये आएगा तो आपके अकाउंट में पैसा, जो कि उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट से, जो कि डेबिट हो जाएगा। तो कुल कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फ्रेंड्स यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि ना देने वाले का पता है ना ही लेने वाले का नाम गाम पता है। तो इस चीज़ को लेकर के जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आगे देखते हैं क्या है। 2016 में लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक सेकेंड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट एशिया के जो मेंबरशिप मीटिंग हो रही है, जो WHO के जो रीजनल प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो कि इलेक्शन होने वाला आने वाले मार्च अप्रैल में, तो उसके लिए कैंपेन जो भी चीज़ें उसको चलाई जा रही है, आगे फिर देखेंगे। फिर देखिए अब हो सकता है कि जो बहुत से चैनल हैं या फिर टीचर है, ये बस MCQs कहते हैं ना कि करेंट अफेयर विद MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम पे एक लाइन का सवाल बनाते हैं। तो ऐसे सवाल देखिए अभी यहाँ से बना सकते हो आप, चुटकुले टाइप के। कौन सा ऐसा देश है 1971 के लड़ाई के याद में, एक तरह से बोल सकते हो कि बिल्डिंग मेमोरियल जो कि बनवा रहा है? बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, कौन है? आप यहाँ पे आप बता सकते हो कि नहीं कि 1971 का जो युद्ध हुआ था किन के बीच हुआ था। जब 1900, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुए तो 2 कंट्री बनी, एक इंडिया निकला, दूसरा आपका पाकिस्तान निकला। लेकिन पाकिस्तान एरिया के हिसाब से 2 तरह का पाकिस्तान बना, एक आपका ईस्टर्न पाकिस्तान बना और उसके बाद एक जो है कि आपका वेस्टर्न पाकिस्तान बना। ठीक है, जो आपका ईस्टर्न पाकिस्तान है ये आज का बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश कैसे बना? बांग्लादेश 1970 के आसपास चुनाव होने लगा तो यहाँ पे पाकिस्तान में हुआ, ठीक है, ये 1970 का जो इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में हुआ। तो अब क्या हुआ, जो वेस्टर्न पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी थी और जो ईस्टर्न पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इनकी भाषा के आधार पे बहुत भिन्नता देखने को मिल रही थी। तो अब क्या हुआ कि यहाँ के जो पार्टी के लीडर थे और यहाँ के जो थे मेजोरिटी तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की मिली। अब ये चाह रहे थे हम इन पे भी रूल करें, इस पे भी रूल करें। ये चाहते थे कि नहीं भाई ये हमारे पर कैसे रूल कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीती है।
तो अब इसी में क्या हुआ कि इन्होंने जो है कि मानने से चुनाव मना कर दिया और फिर ईस्टर्न पाकिस्तान में सिविल वार हो गया। और सिविल वार हुआ और वहाँ से माइग्रेशन बोल सकते हो जो कि हिंदी में एक तरह से जो है कि रिफ्यूजीज या फिर बोल सकते हैं कि जो लोग भाग करके आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आए तो और इंडिया में ये जो लोग कि आकर के बसने लगे, तो भारत सरकार खूब परेशान हुई भाई कि हमारे ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। तो और उसी में कहते इंडिया को मौका मिल गया अपना 1947 जितने भी वार हुए थे सबको मिला करके इंडिया अपना हाथ इसी में धुल लिया, कहते बहती गंगा में हाथ धुलना। और इंडिया ने बांग्ला जो ईस्टर्न पाकिस्तान था इसको जो कि आज़ाद करवाने में भरपूर समर्थन दिया और बांग्लादेश के साथ इंडिया का एक तरह का गुडविल जो कि बन गया, ठीक है। तो अब इस वजह से इंडिया और ईस्टर्न जो कि बंगाल के साथ जो कि अच्छा रिलेशन बना और बनने के साथ ही साथ और आज तक अच्छा रहा। तो और जो कि 1971 की याद में जो कि बांग्लादेश जो है कि अपना मेमोरियल इस्टेब्लिश कर रहा है। ये एमसीक्यूज का है, उसके बाद देख लीजिए। देखिए स्टार लिंक, पहली बात तो स्टार लिंक हमें एक पता होना चाहिए कि है क्या। एक तरह के सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला एक जो है कि आपका कम्युनिकेशन या फिर डिवाइस है जो स्पेस में है। और इसको लॉन्च किया गया था 2019 में और प्रोग्राम शुरू हो गया था 2015 से ही। अभी इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 2023 के लास्ट से जो है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाना शुरू कर देगा रिमोट एरिया के लोगों के लिए। तो अभी जो बोल सकते हो आप जो मॉल मुस्क हैं ट्विटर के मतलब जो चीफ हैं, क्योंकि जो ट्विटर है या स्पेस एक्स है एक स्पेस एजेंसी प्राइवेट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, ठीक है, उसको हेड है इमोल मुस्क हैं। तो इन्होंने का ये है कि रूरल एरिया में जो कि प्रोवाइड करवाया जाएगा। इनका अभी स्टेटमेंट ये आया है कि जो वेस्टर्न एशिया के लोग हैं जहाँ पे इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ है वहाँ पे स्टार लिंक जो है कि आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करवाएगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बस इतना है, स्टार लिंक किसका है, ये आपका जो ट्विटर अब एक्स के रूप में इंडिकेट करवाता है, ठीक है, इसका है। और इसके बाद ये 2015 से जो है कि इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था, 2019 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, इसको 2019 में लॉन्च किया गया और 2023 के लास्ट तक, अब कितना बचा है 2 महीने हैं, जो कि ये अपना सर्विस जो कि प्रोवाइड करवाना शुरू कर देगा। इधर क्लियर। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में जो कि सेटल्ड है। अब आगे आते हैं, अभी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कि आपका एक डेवलपमेंट होने वाला है। इसके पहले हम एक और बात कर लें। ताइवान एक आपका कंट्री है जो है कि बोल सकते हैं ईस्ट एशिया में पड़ता है और वहाँ पे एलजीबीटी को रिकॉग्नाइज कर दिया गया लीगल स्टेटस, लोग जो कि खुशी मना रहे हैं। 2019 में ताइवान जो कि पहला ऐसा एशियन कंट्री था जो है कि लीगलाइज कर दिया गया सेम सेक्स मैरिजेस को। ये देख रहे हैं आप लोग, खुशी जाहिर कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है आने वाले समय के लिए, अमेरिका और चाइना एक साथ अपेक, यहाँ पे देख सकते हैं अपेक APEC, अब इसका फुल फॉर्म होगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक जो आपका पैसिफिक ओशन है उससे जो भी कंट्री इंटरनेशनल बॉर्डर लगाती है, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया, अमेरिका, ब्राज़ील, चिली, जो भी लोग हैं, इंडिया नहीं, जो भी लोगों का बॉर्डर लगता है। अब ये लोग एक कॉन्फ्रेंस या फिर एनुअल मीटिंग हो रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वहाँ के जो जियो बाइडन हैं, जो चाइना के जो जिनपिंग प्रेसिडेंट है, उनको इनविटेशन दिया है भाई आप आइए इस ऑर्गेनाइजेशन को और जो है कि अच्छे से काम करने के लिए प्रयासरत या काम किया जाए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट अपेक है कि रियल में इसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या, कब इस्टेब्लिश किया गया, कौन कौन इसके मेंबर है। इस्टेब्लिश किया गया था 12 कंट्री के साथ, बट इस समय 21 टोटल इसके मेंबर्स हैं, राइट। हम इसको टू दी पॉइंट में अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं। देखिए क्लाउड सीडिंग को लेकर के बात चलिए। अभी एक इंस्टीट्यूशन IITM, ठीक है, IITM जो कि आपका पुणे का, इसने अभी ये कहा है कि अगर हम
क्लाउड सीडिंग को अगर हम डोमेस्टिक या फिर इंडिजिनस सीडिंग क्राफ्ट्स के थ्रू जो है कि इसको स्प्रेड करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी या फिर इस तरह से सकते हो आप कि और अच्छी इफ़िशियंसी होगी। तो क्लाउड सीडिंग रियल में क्या है? क्लाउड सीडिंग देखिए कुछ नहीं, सिल्वर आयोडाइड केमिकल का अगर हम एरोप्लेन से जा करके एयर में अगर छिड़काव करते हैं, एटमॉस्फेयर में जितनी भी मॉइस्चर जो भी चीज़ें हैं और कंसोलिडेट होंगी, एक जगह इकट्ठी होंगी सिल्वर आयोडाइड की वजह से। तो उस एरिया में जहाँ पे छिड़काव किया गया रहेगा सिल्वर आयोडाइड, वहाँ पे जो कि रेनफॉल होगी वो लिक्विड में हो सकती है और या फिर सॉलिड जो कि स्नोफॉल के लिए। तो ये हमारे लिए था क्लाउड सीडिंग रियल में क्या है। तो ये सिल्वर क्लोराइड आयोडाइड की से जो होता है ये सोलापुर सिटी में जो है कि हो सकता है, ऐसा बना रहे हैं कि लोग किया जाए। तो हम इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे जो कि और अच्छे से इसका जो कि डाटा कलेक्ट करके। अभी देखिए FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी जो फूड जो पैकेट पे लोग बेचते हैं तो उसमें QR, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स QR होता है ना, QR जिसको बोलते हैं लोग, उसमें कहा गया QR जो है उसमें आप ऐसे डाटा डालिए कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसके फीचर्स, पॉजिटिव निगेटिव सारी इंफॉर्मेशन आप स्कैन करिए QR को और उसको जो है कि सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए कंज्यूमर को। तो भाई कोई भी प्रोडक्ट लेगा तो सबसे पहले तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदने से पहले, ठीक है, एक स्मार्टफोन लेना पड़ेगा क्योंकि उसको पता चले कि नहीं रियल में क्या क्या है। तो हमारे लिए वो डिस्प्यूटेड इशू नहीं है, बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो QR कोड होगा इसमें क्या क्या चीज़ें हो। पहली बात तो प्रोडक्ट की जितनी क्वालिटी है, चाहे वो हेल्दी है नहीं है, इसका क्या कंपोनेंट है, न्यूट्रिशंस कितनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि FSSAI क्या है, ठीक है, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन QR क्या है? ये एक तरह के बार कोड है। इसको 1990 के आसपास जो है कि इसको डेवलप किया था, जापानी एक व्यक्ति थे कंपनी उसके द्वारा। और ये 2D होता है, ठीक है, 2 डायमेंशन में होता है, 3D में नहीं होता। UPSC ने इस पर सवाल भी किया था प्रीलियम्स में, क्या जो QR कोड होता है वो 2D होता है या फिर 3D में होता है, राइट, ये चीज़ हो। फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हमास पैलेस्टाइन का हमने जो बात किया, ये जो बुल्ला को लेकर के जो अपने आप को प्रूव किए हैं कि नहीं हम लेबनान में रहते हैं, उसको करते हैं। फेडरल बैंक जो जैसे इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक तरह की फेडरल बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो उनको ले करके ये चीज़ें चल रही हैं, एक चीज़ें, ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं देख रहा था कि कोई ऐसा तो नहीं हमारा लेक्चर छूट रहा हो। तो वहाँ पे ऐसा है कि इन्फ्लेशन को लेकर के अफड़ा तफड़ी मच रही, तो हो सकता है आने वाले समय में जो इंटरेस्ट रेट है उसको ऊपर नीचे किया जाए, ठीक है। लास्ट का जो एक और आर्टिकल है, हालांकि इसमें मैंने अंडरलाइन नहीं किया फिर भी कर रहा हूँ। अभी चुनाव चल रहे हैं, तो मणिपुर में भी चुनाव चल रहा है, तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी हैं तरह तरह की अपनी प्रॉमिस कर रहे हैं। उनमें जो कांग्रेस पार्टी है उसने ये कहा है वहाँ के लोगों के लिए, अगर हमारी सरकार आती है तो हम पहले अपने सेशन में अलग से एक बिल पास करेंगे, जो भारत सरकार की बिल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, उसको जो है कि नहीं मानेगी, अलग से आप लोगों के फॉरेस्ट राइट प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो यहाँ पे ये सवाल है, क्या एक ही सब्जेक्ट पे राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों जो है कि कानून बना सकते हैं? जी बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत ये है कि किसका सुपीरियर किसका इन्फीरियर माना जाएगा। जनरली केंद्र सरकार का जो है कि सुपीरियर माना जाता है, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वहाँ पे ये डिसाइड करेंगे क्या बना जाए। और इन केस अगर देखें, अगर स्टेट सरकार के जो बिल है उसमें पोटेंशियल है, तो जो प्रेसिडेंट हैं ये कह देंगे कि नहीं राज्य सरकार का लॉ लागू होना चाहिए, केंद्र सरकार का नहीं होना चाहिए। बट जनरली 99% चांस ये होता है केंद्र सरकार का ही कानून चले। जैसे 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें की गई हैं,
बातें तो यही है कि लिस्ट बनाएंगे, केंद्र लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे भारत सरकार लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार जो है कि कानून बनाएगी, और कंकरेंट पे दोनों, फॉरेस्ट आपका कंकरेंट सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो आर्टिकल 254 है, 254 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो आर्टिकल 254 है, इसमें ये बोला गया है कि अगर राज्य और केंद्र का एक ही सब्जेक्ट पे बन रहा है तो इनमें से कौन सुपीरियर कौन इन्फीरियर होगा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि रियल में आर्टिकल ये किससे रिलेटेड, 254, और सेम सब्जेक्ट पे लॉ बनाया जाए जब केंद्र और राज्य के सरकार के द्वारा, तब की बात की जाए। तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स मेरा इतना ही रहेगा। आई होप कि आप कन्विंस हुए होंगे, और कोई चीज़ें हो सकती हैं ऊपर नीचे हो जाए प्रोनाउंसिएशन में, बट डोंट वरी, हमारा जो कि कंटेंट आप तक जाना चाहिए, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।